नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे जी की यात्रा वृत्तांत। अरे यायावर रहेगा याद। तो जैसे मैं किसी भी रचना को शुरू करने से पहले लेखक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, तो चलिए उनके जीवन परिचय के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया के कसिया कुशीनगर के एक खंडहर में 7 मार्च 1911 को हुआ था। अब आप बता सकते हैं कि कुशीनगर, हमें कमेंट करके बताइए आपको पता है अगर तो कि कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है, को ईस्वी को हुआ था। तो कमेंट करके जल्दी बताइए कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध था। इनके पिता हीरानंद शास्त्री और माता व्यंती देवी थी। अज्ञे को परिवार के लोग प्यार से सच्चा कहकर बुलाते थे। अब ये पूछ सकता है कि अज्ञे को उनके परिवार वाले लोग प्यार से दुलार में किस नाम से पुकारते थे, तो सच्चा नाम पे। अज्ञे उपनाम जैनंद के द्वारा सुझाया गया था। अब ये पूछ सकता है कि अज्ञे नाम किसके द्वारा सुझाया गया था, तो जैनंद के द्वारा सुझाया गया और प्रेमचंद के द्वारा दिया गया था। ठीक है, मतलब विचार किसने दिया था, अज्ञे जी ने, और दिया किसने था, प्रेमचंद जी ने। वासैन वत्स गोत्र के कारण कहलाए। अज्ञे जी व श्री वत्स गजानन पंडित डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ समाजद्रोही नामों से भी जाने जाते हैं। अज्ञे की क्रांतिकारी विचारों के कारण अज्ञे जी ने अपना नाम बदलकर मोहम्मद बख्श रखा था। ठीक है, अब ये जो क्रांतिकारी इनके विचार थे, तो ये अपना नाम बदल लिए थे, तो ये मोहम्मद बख्श के नाम से भी जाने जाते थे। राजसी रूप लावण्य के कारण क्रांतिकारी लोग इन्हें राजा कहा करते थे। इनके सुंदरता, इनका जो पहनावा ओढ़ावा है, ठीक है, तो उसको देखकर इन्हें क्रांतिकारी लोग क्या राजा कहकर पुकारते थे। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि कुटी चातन उपनाम से इन्होंने सबरंग नामक निबंध लिखा है। किस नाम से, कुटी चातन उपनाम से। और ये अज्ञे नाम से बहुत सारी अपने रचनाएं, कहते हैं जेल में जब ये थे तो अज्ञे नाम से ये अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाते रहते थे। अब कुटी चातन उपनाम से इन्होंने सबरंग नामक निबंध लिखा है। अज्ञे का बचपन लखनऊ, श्रीनगर, जम्मू, नालंदा और पटना में बीता। अज्ञे बचपन से ही 30-40 पृष्ठों की एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकाले थे। अब इनकी हस्तलिखित पत्रिका है ये आनंद बंधु, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आनंद बंधु निकाले थे। इस पत्रिका में घर के सभी सदस्य लिखते थे, जितने भी घर के लोग थे वो सभी लोग लिखते थे। अज्ञे का देवदर्शन नई दिल्ली में 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। बाल्यावस्था में ही इलाहाबाद के ही एक बालचर पत्रिका सेवा में पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। अब ये पूछ सकता है कि इनकी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो इनकी बालचर पत्रिका जो थी सेवा में इनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी, इलाहाबाद से जो प्रकाशित होती थी। लाहौर में अपने कॉलेज की पत्रिका में पहली कविता छपी जो रविन्द्रनाथ के गीतांजलि से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी, लाहौर में कॉलेज में इनकी जो पहली पत्रिका में कविता छपी थी वो गीतांजलि से प्रभावित थी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। अज्ञे ने दिल्ली जेल में मात्र 3-4 दिन में ही उपन्यासात्मक आत्माच्या शेखर एक जीवनी लिखी। उस समय अज्ञे मात्र 19 साल के थे। इनका उपन्यासात्मक जो था आत्माच्या शेखर एक जीवनी। ठीक है, दिल्ली जेल में ही अज्ञे ने भग्नदूत और चिंता संग्रह की कविताएं और विषय की कहानी लिखी। अज्ञे मार्क्सवाद से प्रभावित न होकर M.N. रॉय और फ्रायड से अधिक प्रभावित थे। अज्ञे के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके थे। सभी सप्तकों में 7 कवियों को रखा गया था। कितने कवियों को रखा गया था, 7 कवियों को रखा गया था। अज्ञे ने सन 1943 में प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक के संपादकत्व में किया था। राजकमल ने अज्ञे की जीवनी को शिखर से सागर तक के नाम से लिखी है। इनकी जीवनी जो लिखी है वो किस नाम से है, राजकमल ने लिखा है शिखर से सागर तक। अज्ञे प्रयोगवाद काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रयोगवाद काव्यधारा का बहुत बार पूछा भी गया है। तार सप्तक 1943 में कवि अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध है, प्रभाकर माचवे है, बलवंत नेमीचंद जैन, गिरिजा माथुर और भारत भूषण अग्रवाल है।
पहले तार सप्तक के ये कवि हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीनों सप्तक के कवियों को याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि तीसरे तार सप्तक में कौन से लेखक नहीं थे, एक को नहीं दे देगा, आप उनको पहचानना है। जब आप पढ़े होगे तब न समझ पाओगे कि कौन से लेखक नहीं थे। तो ये तीनों सप्तक के लेखकों को पूछ लेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ कि जितने भी महत्वपूर्ण होते हैं बिंदु उनको मैं बार बार बताती हूँ। अब हर बार कहने की ये ज़रूरत नहीं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं उतनी बार टिक कर देती हूँ, यानी ये महत्वपूर्ण है। दूसरे तार सप्तक में 1951 में इसका प्रकाशन होता है। इसमें शमशोर बहादुर सिंह है, भवानी प्रसाद है, मिश्र है, शकुंतला माथुर है, हरिनारायण घनश्याम व्यास है, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय है। ये महत्वपूर्ण है। तीसरा सप्तक में जो है 1959 में जो प्रकाशित हुआ उसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी है, मदन व सेन है, विजय देव नारायण शाही है, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर लाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी है। तो ये तीसरा और चौथा तार सप्तक में आ जाओ। ये चारों तार सप्तक जो हैं उनके लेखकों से क्वेश्चन बहुत बनता है कि कौन सा नहीं है। तीसरा भी पूछ सकता है, पहला भी पूछ सकता है और चौथा तीसरा, तो इसलिए चारों तार सप्तक के लेखकों के नाम याद रखिएगा। चौथे तार सप्तक में जो 1979 को हुआ था, अवधेश कुमार है, राजकुमार कुंभज है, स्वदेश भारती है, नंदकिशोर आचार्य है, सुमन राज है, श्रीराम वर्मा है और राजेंद्र किशोर है। आचार्य शुक्ल ने अज्ञे को कठिन गद्य का प्रेत कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों ने कठिन काव्य का प्रेत वो जो है उनको कहा जाता है, केशवदास को। ये कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? आचार्य शुक्ल ने कहा है अज्ञे को। अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। कितने? अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अहेब को प्रयोग तथा नई कविता का सलाका पुरस्कार भी कहा जाता है। अज्ञे को है, अहेब नहीं। अज्ञे को प्रयोग तथा नई कविता का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। प्रभाकर माचवे ने अज्ञे को आधुनिक युग का कबीर भी कहा है। प्रभाकर माचवे ने क्या कहा है कि अज्ञे को आधुनिक युग का कबीर भी कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अज्ञे की जो रचनाएं हैं उनमें देख लेते हैं। उपन्यास में क्या है? शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग 1941 में, द्वितीय भाग 1944 में। ये बहुत बार पूछता है और आप में लगा भी है, तो इसलिए इसका प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखिएगा कि इसका प्रथम भाग 1941 में और 3 साल बाद 1944 में दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था। नदी के दूप 1951 में। और जिन रचनाओं पे पुरस्कार मिला है उसको थोड़ा खोज के उसका प्रकाशन वर्ष ज़्यादा देख लीजिएगा, क्योंकि जिन रचनाओं पे पुरस्कार मिला है वो अति महत्वपूर्ण है, उसका प्रकाशन वर्ष पूछ ही सकता है। अपने अपने अजनबी 1961 में है। कहानी संग्रह में आ जा विपथगा है 1937 में, परंपरा 1944 में, कोठरी की बात 1945 में, शरणार्थी 1948 में, जयदौल 1951 में, अम्रवल्लरी 1954 में है, ये तेरे प्रतिरूप 1961 में है, जिज्ञासा और अन्य कहानियाँ 1965 में है। अज्ञे की संपूर्ण कहानियाँ खंड 1 और 2 में 1975 में। काव्य संग्रह में आ जाओ भग्नदूत 1933 में, इम्पोर्टेंट है। चिंता है 1942 में, इत्यालम है 1946 में। इसके प्रकाशन वर्ष बहुत देख लीजिएगा, ये सारे प्रकाशन वर्ष ध्यान में रखिए। हरी घास पर छड़बड़ 1949 में, बाबरा अहेरी 1954 में। ये आपके अगर टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस पेपर आपने सॉल्व किया होगा तो इत्यालम है, बाबरा अहेरी है, हरी घास पे छड़बर, ये कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, वो कंपटीशन लेवल में के क्वेश्चन है। इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 में, अरी वो करोड़ा में, प्रभा 1959 में, आंगन के पार द्वार 1961 में, पूर्वा 1965 में, सुनहले सेवाल 1965 में। कितनी नावों में कितनी बार 1967 में, क्योंकि मैं जानता हूँ 1969 में, समुद्र मुद्रा वो सागर मुद्रा 1970 में, पहले मैं सन्नाटा बुनता था 1973 में, महावृक्ष के नीचे 1977 में, नदी की बाँक पर छाया 1981 में, ऐसा कोई घर आपने देखा 1986 में, प्रेजन डेज एंड अदर पोएम्स अंग्रेजी में 1946 में, सर्जना के क्षण 1979 में। यात्रा साहित्य में देख अरे यायावर रहेगा याद 1953 में, बहुत बार पूछता है। एक बूंद सासा उछली 1960 में, संस्मरण में स्मृत लेखा 1982 में। नाटक इन्होंने क्या क्या लिखे हैं? उत्तर प्रियदर्शी 1967 में। समालोचना में देख हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य 1967 में, पत्रकारिता एवं संपादन में सैनिक है, विशाल भारत है 1936 और 37 में, प्रतीक है, दिनमान है, एवी मेंस 1900, प्रतीक है 1947 में,
मान है 1965 में और एवरी मेंस है 1972 में। नया प्रतीक है 1973 में। निबंध संग्रह देख लेते हैं। त्रिशंकु 1945 में, आत्मनेपद 1960 में, लिखी कागज कोरे 1972 में, जोग लिखी 1977 में। निबंध और इनका जो निबंध संग्रह है तो ये ध्यान रखिएगा, त्रिशंकु जो है 1945 में। अब ध्यान रखिएगा, मनु भंडारी के जो त्रिशंकु है वो कहानी है और ये जो है इनका निबंध संग्रह है। आत्मनेपद 1960 में, लिखी कागज कोरे 1972 में, जोग लिखी 1977 में, सबरंग कुशराग 1956 में, आल बाल 1971 में, अद्यतन 1977 में, स्रोत और शेत 1978 में। संपादित पुस्तकें में आधुनिक हिंदी साहित्य 1942 में है, चार तार सप्तक 1943 से 1979 तक, चारों तार सप्तक है उनका प्रकाशन 1979 तक हुआ है। नेहरू अभिनंदन ग्रंथ 1951 में, जिनका इन्होंने स्वयं संपादक किया है। नए एकांकी उनके एकांकी 1952 में, हिंदी प्रतिनिधि कहानियाँ 1952 में, पुष्पकारणी 1953 में, पुष्पकारणी संपूर्ण 1959 में, रूपाम्बरा 1960 में, साहित्य और समाज परिवर्तन 1984 में। प्राप्त पुरस्कार में साहित्य अकादमी पुरस्कार है, किस पे मिला है? आंगन के पार द्वार 1964 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बता दिया है। जिन रचनाओं पर पुरस्कार मिला है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा भी आपको देखना पड़ेगा। कितनी नावों में कितनी बार? 1978 में इनको क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। स्वर्णमाला इस पर मिला है, और स्वर्णमाला पुरस्कार 1983 में युगोस्लाविया। अरे यायावर रहेगा याद। सच्चिदानंद, अब यहाँ से शुरू करते हैं जो आपकी में रचना लगी है, अरे यायावर रहेगा याद। देखते हैं इसके अंदर, शुरू करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वासवानी अज्ञान की यात्रा वृत्तांत या यात्रा संस्मरण अरे यायावर रहेगा याद का प्रथम प्रकाशन 1953 में हुआ था। आगे की एक और यात्रा संस्मरण एक बूंद सहसा उछली भी है, जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। इसके अतिरिक्त जन जानकी 1984 में नामक यात्रा संस्मरण का संपादन भी किया है। अज्ञे जी अपनी यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की मिथिका पौराणिक कथाओं आदि को वर्णित करते हैं, जो सैकड़ों वर्षों से हमारी वाचिक और साहित्यिक परंपरा में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहे। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत को अज्ञे ने 8 उपशीर्षकों में बांटा है। कितने उपशीर्षक में? ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कितने उपशीर्षकों में बांटा गया, तो 8। नंबर 1 पे परशुराम से दूरखम, एक टायर की राम कहानी। दूसरा है किरण की खोज। तीसरा है देवताओं के अंचल में। चौथा है मौत के घाटी में। पाँचवा है एलोरा। छठा है मांजुली। सातवां है बहता पानी निर्मला। आठवां है सागर सोवियत मेघ मैखलित कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये 8 उपशीर्षकों में बटा हुआ है। अरे यायावर रहेगा याद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही से क्वेश्चन बनेगा कि अरे यायावर रहेगा याद कितने उपशीर्षकों में बटा है, तो 8 उपशीर्षकों में। या तो इन 8 उपशीर्षकों में से किसी एक का नाम नहीं देगा, ये पूछ लेगा, या तो इनको क्रम से लगाने को दे देगा, तो इनको ध्यान में रखिएगा। अरे यायावर रहेगा याद की शुरुआत करने से पूर्व ही इसी नाम से काव्य पंक्तियों को लेखक ने अरे यायावर रहेगा याद की शुरुआत करने से पूर्व इसी नाम से काव्य पंक्तियों को लेखक ने मंगलाचरण के रूप में लिखा है। अब मंगलाचरण भी इसमें दिया हुआ है, क्या है? पार्श ग्रीक का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामिनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। यायावर रहेगा याद, ये याद रखिएगा। मंगलाचरण की जो पंक्तियां हैं महत्वपूर्ण हैं। अरे यात्रा वृत्तांत की शुरुआत में चक्र की महत्ता को बताते हुए अज्ञे जी ने लिखते हैं कि कहते हैं कि, अब ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से पंक्ति, कि सृष्टि की सर्वोत्तम आकृत चक्र है, क्योंकि उसका आदि अंत कुछ नहीं है। मैंने देश की भिन्न संकरित चौड़ी कच्ची पक्की ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर लुढ़कते अनेकों बार सोचा है कि चक्रवृत्ति में सौंदर्य के लिए बहुत अधिक नंबर चाहे ना भी पाऊँ, अपनी आदि अंतहीन गति क्षमता का दावा तो कर ही सकता हूँ, और यह भी कह सकता हूँ कि स्वयं सुंदर ना होकर भी मैं संसार के आखिरी सौंदर्य की नींव हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत की नींव हो। ये महत्वपूर्ण है, स्वयं लेखक का कथन है। बंगला में सा
खा सब का उच्चारण जैसे सा होता है वैसे ही असमिया में सभी हा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए शिवसागर व्यूहागर उच्चारित होता है। शिवसागर क्या व्यूहागर मतलब सा को हा वहाँ संबोधित करते हैं। आगे ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में बिना किसी लाग लपेट के समग्र भारत की संस्कृति का चित्रण किया है। इस यात्रा वृत्तांत में उत्तर भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषमताओं का चित्रण करने के साथ ही लेखक ने सागर सेवित मेघ में मेखलित यात्रावृत्त के द्वारा क्षणित दक्षिण भारत की धार्मिक स्थलों की सांस्कृतिक महत्व को भी बताया है। भ्रमण या देशाटन को केवल मनोरंजन नहीं मानते हुए लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं, भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन न होकर सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योग दे, यही उसका वास्तविक सफलता है। अज्ञे जी का कथन है महत्वपूर्ण है। अज्ञे जी ने इस यात्रा वृत्तांत में असम, बंगाल, औरंगाबाद, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि भूभागों का वर्णन किया तो किया ही, साथ ही तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों के बारे में भी बताया है। कहाँ के बारे में, एक तो असम, दूसरा बंगाल, औरंगाबाद, कश्मीर के साथ साथ इन्होंने तमिलनाडु के जो प्राचीन पुराने मंदिर हैं उनके देवस्थलों के बारे में भी बताया है कि वहाँ की कैसी मंदिर की शैली किस में बनी हुई है, द्रविड़ शैली में क्या क्या वहाँ पे होता है, इन सब के बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। अज्ञे जी ने इस यात्रा वृत्त की शुरुआत ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग से शुरू कर और हिमालय की दुर्गम झीलों में घूमते हुए एलोरा की गुफाओं में इतिहास का पता लगाते हुए अंत किए हैं। लेखक किरण की खोज में शीर्षक के प्रारंभ में ही अपने बचपन में पढ़े गए अंग्रेजी लेखक राइडर हेगार्ड के रोमांचक उपन्यास में जल विस्तार के पार से उसका काल द्रुत वेग से आएगा पढ़कर सहम जाता है। लेखक ने जेल में दी गई यातना और पुलिस की निरंकुशता का वर्णन भी देवताओं के अंचल में उपशीर्षक में किया है। अब ये जेल में जो इनको मतलब जो यातनाएं, जो परेशानी मतलब जो परेशानी पीड़ा जो दी गई थी उसका उन्होंने निरंकुशता का वर्णन जो है देवताओं के अंचल नामक उपशीर्षक में इन्होंने किया है अपने अनुभव। लेखक यात्रा के दौरान पंजाब के जोगिंद्रनगर स्थित हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम केंद्र की भी चर्चा किया है और बताया है कि यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक उहल नदी का पानी बांध कर 2 मील लंबी सुरंग द्वारा बिजली घर तक पहुंचाया जाता है और वहां उससे इतनी बिजली पैदा की जाती है जो पंजाब के कई जिलों के लिए पर्याप्त है। ठीक है, इस यात्रा पर लेखक के साथ उसकी छोटी बहन भी जाना चाह रही थी किंतु लेखक नहीं लाए लेकिन उन्होंने यह वचन दिया था कि रोज़ की सैर का वर्णन उसे लिखता रहूँगा। कह रहे हैं कि उनकी बहन जो छोटी बहन थी वो भी इनके साथ जाना चाह रही थी लेकिन वो नहीं ला पाए, लेकिन बोलते रहे कि मैं वहाँ जो चीज़ देखूँगा, जो चीज़ मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ पर उसका मैं रोज़ वर्णन करके लिखता रहूँगा। जोगिंद्रनगर से कुछ पहले चीड़ वृक्ष को देखकर लेखक के मन में अवर्णनीय रस का उद्रेक होने लगा जो लेखक के कविता के रूप में फूट पड़ी, किंतु लारी में बैठे कई सवारियों के उल्टी करने के कारण ध्यान भंग हो गया और कविता अफोर्ड रह गई। मतलब जो गाड़ी में बैठे हुए थे वहाँ पे वॉमिटिंग होने लगी कई लोगों को, जिससे लेखक का क्या हुआ, ध्यान भंग हो गया जिससे उनकी कविता अधूरी ही रह गई। लेखक ने गाड़ी में लिखी कविता जो गाड़ी के हिचकोले और सवारियों के द्वारा उल्टी करने के कारण अपूर्ण रह गई थी को बहन को लिखे पत्र में लिखने लगा। अप ए खंड एंड डाउन ए खंड, ये क्रॉस एंड खंड एस प्लेस इन मड, दिस इज द वे टू कूल। पंजाब में डाक बंगला के पास ठहरे होटल के प्रवेश द्वार पर लेखक को 2 बच्ची ने फूलों का हार गले में डाल दिया। लेखक ने दोनों को इकन्नी पैसा दिया। डाक बंगले के पास 2 लड़कियां खड़ी थी, बच्चों ने उनके गले में फूलों की माला पहनाई तो उनको भी लेखक ने पैसा दिया। इस घटना के बारे में लेखक कहते हैं कि पिछले 5 सालों में जितने अलंकार मैंने जाने थे सब लोहे के ही बने थे। मेरा जी नहीं हुआ कि पैसे देकर उस मधुर घटना को नष्ट करूं। लेखक शिमला के मणिकर्ण तीर्थ स्थान के गर्म पानी के स्रोत
के बारे में बताते हैं कि यहाँ गर्म पानी के कई स्रोत हैं जिसकी उष्णता अलग अलग है। कोई नहाने के लिए ठीक है तो किसी में चावल उबाले जाते हैं। मडकटिका हो गया, गंगोत्री में भी ऐसा यमुनोत्री में भी ऐसा तप्त कुंड है जहाँ पे गर्म पानी रहता है। यमुनोत्री में भी ऐसा तप्त कुंड रहता है जहाँ पे कुछ लोग वहाँ चावल पकाते हैं फिर लेकर आते हैं। तो ऐसे ही वहाँ ऐसे कुंड बने होते हैं जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ पे गर्म ही निकलता है। लेखक ब्यास नदी के खतरनाक सड़कों को पार करते हुए 12 बजे कुल्लू पहुँचे। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है। कुल्लू की खासियत है कि यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवता हैं और साल में एक बार अपने अपने रथ पर बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल वैली ऑफ द गाइड्स पड़ा है। ये महत्वपूर्ण है, देवताओं का अंचल वैली ऑफ द गाइड्स। लेखक कहते हैं कि कुल्लू प्रांत में व्यास कुंड है, व्यास मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के स्थान है। पांडवों के मंदिर हैं। भीम पत्नी हिडम्बा, भीम की पत्नी जो हिडम्बा थी, जो एक राक्षसी कही जाती है, देवी की भी पूजा होती है। और सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर मनु ऋषि या मनु भगवान का भी एक मंदिर है। शायद भारत में यह एकमात्र स्थान है जहाँ मानवता का स्वयंभू आदि प्रवर्तक मंदिर में प्रतिष्ठित हो और पूजा जाता है। कुल्लू में दशहरे के अवसर पर बड़ा भारी मेला लगता है। कुल्लू में कब मेला लगता है? दशहरे के अवसर पे लगता है। माना जाता है कि साल जाता है कि साल भर का व्यापार। कुल्लू राज्य की पुरानी राजधानी में रूसी कलाकार रोएरिक द्वारा स्थापित हिमालय रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां रोएरिक के भाई डॉक्टर जॉर्ज रोएरिक की देखरेख में हिमालय की भाषाओं, जातियों, लोक साहित्य और वनस्पतियों के संबंध में अनुसंधान करती है। मनाली नामकरण के विषय में लेखक कहते हैं कि मनाली या मुनाली दोनों ही एक ही नाम है। कुछ लोग मुनाली कहते हैं, जैसे कोलकाता कहो या कलकत्ता, कुछ लोग कोलकाता कहते हैं, कुछ लोग कलकत्ता कहते हैं। बम्बई या मुंबई, दोनों तो ऐसे मनाली या मुनाली ने यह नाम मुनाल नामक पक्षी से पाया और यहाँ बहुतायत से हैं। यहाँ ये पक्षी ज़्यादा पाए जाते हैं। लेखक ने देवताओं के अंचल उपशीर्षक के अंतर्गत मूलतः पंजाब और उसके कुछ प्रांत तथा कुल्लू और मनाली का विस्तृत वृत्तांत का विस्तार से लिखा है। लेखक पड़ी गई चिट्ठियों को फाड़कर कचरा में फेंकने के बजाय अपने ओवरकोट में डाल लेता था और किसी नदी में डाल देता था। इस बारे में लेखक का मंतव्य क्या है कि पहाड़ों के अनेक रमणीय स्थानों पर दर्शकों द्वारा बिखराया हुआ कचरा, फटे कागज, फलों के छिलके आदि देखकर मेरे मन में जो भीषण अभिशाप जाग उठाता है, उसी की याद के कारण मुझे कभी साहस नहीं हुआ कि कागज़ फाड़कर जहाँ तहाँ फेंक दूँ कि टुकड़े हवा में उड़ उड़कर दृश्य को बिगाड़ा करें। मतलब सही बात भी है। कहीं भी पर्यटन स्थल पे आजकल देखो डिस्पोजल बहुत ज़्यादा पॉलीथीन यूज़ करते हैं और वहीं पे डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण दूषित होता है। पहाड़ी इलाकों में पोल्यूशन अपने जो यहाँ पे है, यहाँ से अच्छा पहाड़ी इलाकों में इतना पोल्यूशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी पॉलीथीन है, इतना सारा कूड़ा करकट कचरा नहीं होता है, इतना साधन नहीं चलता है, जिसके कारण वहाँ पे मौसम अच्छा होता है। और ये जैसे लखनऊ या ऐसी जगह होता है, वहाँ पे पोल्यूशन के कारण देखो बारिश भी कम होती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे वहाँ पे ठंडक क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पोल्यूशन कम होता है, तो इसके कारण वहाँ पे मौसम भी अच्छा होता है। सुबह जो मॉर्निंग का मौसम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। लेखक देवताओं के अंचल कुल्लू मनाली को मौत की घाटी का नाम दिया है। लेखक ने क्या कहा है? कुल्लू मनाली को मौत की घाटी का नाम दिया है। कारण आज मानव ने उसके सौंदर्य को अपने क्षणिक स्वार्थी के लिए बिगाड़ कर रख दिया है। क्षणिक स्वार्थ के लिए बिगाड़ कर रख दिया है। अब बिगाड़ता कैसे? जैसे पहाड़ी स्थलों पे भी जैसे आप वन वे है, रोड पतली है, उसको पहाड़ को खोद के रोड चौड़ी की जा रही है, तो वो भी एक तरीके से प्रकृति का क्षरण ही है। पहाड़ों को मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहाड़ों को मनुष्य क्रेन से खोद के वन वे मतलब पतली रोड को चौड़ा कर रहे हैं, तो ये भी एक प्राकृतिक क्षरण ही है एक तरीके से। लेखक देवताओं के अंचल की तुलना मौत की घाटी में करते हुए कहा है कि मैंने गांव-गांव घूमकर लोगों को देखना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना
आरंभ किया। और मैंने देखा कि देवताओं का अंचल सचमुच आज मौत की घाटी हुआ जा रहा है। मौत वहाँ के कोने कोने में घुसी जा रही है और उसका उत्तरदायित्व देवताओं पर नहीं, मानवों पर है। सही बात भी है, मानो ही अब कितना पेड़ों की कटाई हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है भाई, मानो ही तो अपना प्रकृति को नष्ट कर रहा है। मनाली से उत्तर पूर्व लाहौर के मार्ग में रोहतांग की जोत अथवा घाटी आती है। रोहतांग का अर्थ होता है मौत की घाटी। रोहतांग का अर्थ क्या होता है? मौत की घाटी। लेखक मौत की घाटी उपशीर्षक के अंतर्गत एक प्रसंग में अपने को 6 बार मृत्यु का सामना करने के बारे में कहते हैं कि 6 बार अपने को मृत्यु के समर्पित करने और फिर जी कर मैंने यही जाना है कि जब आदमी अपना नहीं रहता है, अपने को दे डालता है, तब एक मोह जो वह नहीं छोड़ पाता है स्थायित्व का, जारी रहने का, दूसरे शब्दों में अपने नाम का मोह। तो ये कथन लेखक का है। औरंगाबाद से उत्तर पूर्व 14-15 मील दूर एक दौलताबाद के दुर्ग से होकर जाती हुई इस सड़क से खुलदाबाद की छोटी सी बस्ती के पश्चिम ढाल पर एलोरा की गुफाएं हैं। कहाँ पे? अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? खुलदाबाद की छोटी सी बस्ती के पश्चिमी ढाल पर एलोरा की गुफाएं हैं। औरंगा और खुलदाबाद को औरंगजेब ने बसाया था। किसने बताया था? औरंगजेब ने। अब ये बन भी सकता है। खुलदाबाद का अर्थ होता है स्वर्ग की बस्ती। एलोरा गुफा के बारे में अज्ञे जी कहते हैं, क्या कहते हैं? एलोरा की गुफाएं 3 श्रेणियों में सहज ही बट जाती हैं। पहली श्रेणी में बौद्ध गुफाएं हैं। दक्षिण से प्रारंभ करके पहली 12 गुफाएं बौद्ध की हैं। इनमें 2, 3, 10, 11, 12 विशेष उल्लेखनीय है। अधिकतर गुफाएं विहार हैं, पर 10 जो विश्वकर्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं, चैत्य हैं। आगे ने एलोरा उपशीर्षक में औरंगजेब की काफ़ी भर्त्सना की है। भर्त्सना मतलब निंदा की है। उसे प्रेत तक की संज्ञा दे दी है लेखक ने, अज्ञे जी ने। खुलदाबाद में औरंगजेब को दफन करने को लेकर भी लेखक ने आलोचना की है। माजुली उपशीर्षक में लेखक शुभ्रा नामक किसी लड़की से विदा लेकर वापस आते हैं। माजुली उपशीर्षक में असम की यात्रा का वर्णन लेखक ने किया है। इस यात्रा में लघुकाय गोरखा अनुचर मनदोज भी उसके साथ था। असम में माजुली ब्रह्मपुत्र के समतल मार्ग के बीच का एक द्वीप है। इसके बारे में लेखक बताते हैं कि संसार की किसी और नदी में 70 मील लंबा और 10 मील चौड़ा लगभग 25,000 की जनसंख्या वाला द्वीप मैंने तो नहीं सुना। माजुली द्वीप की 22-24 हज़ार की आबादी और करीब 100 वर्ग मील का क्षेत्रफल के लिए केवल एक सरकारी दवाखाना का होना लेखक ने चिंताजनक बताया है। मतलब सिर्फ एक दवाखाना था, एक मेडिकल था। अरे यायावर रहेगा याद का अंतिम शीर्षक बहता पानी निर्मल है, इसमें भी असम का वर्णन किया है। अभी अंतिम शीर्षक में भी कहाँ का वर्णन किया गया है? असम का वर्णन किया गया है। ये पूछ भी सकता है। लेखक ने बताया कि असम में सोना या स्वर्ण बहुत नामों में है, जैसे सुवनश्री है, सोन भराली है आदि। और असम कभी सोनार असम अर्थात सोने का असम कहलाता है। लेखक ने यात्रा वृत्तांत सबसे अंतिम में शिव सागर की चर्चा की है, जहां वे रात में पहुंचते हैं। यात्रा वृत्तांत के लेखक अपने यात्रा अनुभव के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्शे में अब भी देखता हूँ, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। यानी कल्पना से मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने ही खुश हो तो ठीक, तो शायद आप पहले से मेरा नुक्शा जानते हैं। नहीं तो मेरी आपको सलाह है जनाब, अपना बोरिया बिस्तरा समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। यह आपका अपमान नहीं है, एक दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसीलिए कहते हैं जो रमता नहीं वह राम नहीं, टिकना तो मौत है। ठीक है, ये लेखक का कथन है जो महत्वपूर्ण है। अब मुख्य कथन जो है वो देख लीजिए। जो लेखक के मुख्य कथन है, देवताओं के समुद्र मंथन में जैसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अग्नि की हुई है, उसी प्रकार मानव मन रूपी महासागर के मंथन में जो श्रेष्ठ नवनीत प्राप्त हुआ है वह है चक्राकार की उद्भावना। जैसे मुरीद होगा वैसे ही पीर होगा, उससे बड़ा कहाँ से आएगा, ये महत्वपूर्ण है। यायावर को भटकते 40 वर्ष हो चले। कितने वर्ष हो गए? 40 वर्ष हो चले, किंतु बीच में ना तो वह पैरों तले घास या मौसा जमने दे सका, न कुछ ठाट
जमा सका, न क्षितिज को कुछ निकट ला सका। देवता भी जहाँ मंदिर में रुके की शिला हो गए। और प्राण संचार के लिए पहली शर्त है गति गति गति। देश की प्रत्येक सीमा तीर्थ होती है, नहीं तो देश पुण्य भूमि कैसे होता। पर अपने ही तीर्थ तक जाने के लिए परदेशी सत्ता के अहम मन प्रतिनिधि का मुँह जोहना जैसे चुभता है, उसे भुक्त भोगी जानते हैं। अब जानता हूँ कि जल के साथ जीवन के बहुत से अनुभव, कुछ प्रिय कुछ अप्रिय, पर सभी स्मरणीय संबंध हैं। अपने धर्म का विवेकपूर्ण अनुसरण ही सच्ची ईसाइयत है। भुट्टो का आकर्षण विवाद के आकर्षण से बढ़कर होता है। फिर जाना वास्तव में कभी होता ही नहीं है, क्योंकि काल की दिशा में लौटना कभी नहीं होता। प्रत्येक आना नया आना होता है। घटना की आवृत्ति है, अनुभूति की नहीं। अनुभूति की आवृत्ति परानुभूति केवल स्मरण में है, महत्वपूर्ण है। पुलिस का विभाग समाज की रक्षा के लिए, शांति की स्थापना के लिए बना है, लेकिन मेरा जब से उससे वास्ता पड़ा है तब मैं जैसे अपमान की आग में जल उठा हूँ। साधना एक अहंकार भी होता है जो साधना को ले डूबता है, क्योंकि जहाँ अहंकार का विसर्जन नहीं है वहाँ विनय नहीं है, और जहाँ विनय नहीं है वहाँ साधना कैसे हो सकती है। इम्पॉर्टेंट। ईश्वर की क्षुद्रतम रचना के आगे विनयी होना ही ईश्वर के आगे विनयी होना है। धरे पर चलना तो सनातन है, और सनातन तत्व की सहज अनुभूति ही तो विश्व मैत्री और जीवनदय का रहस्य। अज्ञेय एवं अरे यायावर रहेगा याद पर विद्वानों की राय क्या है, उनको देख लेते हैं। डॉक्टर दुर्गाशंकर मिश्र ने क्या कहा है कि 1952 से 55 तक के उन्होंने भारत की यात्राएं कई बार की हैं। विशेष रूप से कला के तीर्थों में ये अपनी दृष्टि और फोटोग्राफी एक साथ मानते रहे। दक्षिण भारत को इन्होंने बचपन के बाद फिर नई समग्र दृष्टि से देखा और अपने चित्र को भारतीय संस्कार की मूर्ति अभिव्यंजना से परिष्कृत किया है। नामवर सिंह ने क्या कहा है कि अज्ञेय हिंदी साहित्य की अभिरुचि सौंदर्य संस्कार अभिजात और वाक्य संयम के प्रतीक है। उन्होंने संपूर्ण जीवन जिया है। इम्पोर्टेंट है। गिरिजा कुमार माथुर का क्या है, अज्ञेय व्यास और कालिदास के बीच की परंपरा के कवि हैं। अज्ञेय जिंदगी के उज्जवल पक्ष के कवि हैं, उनका मूल्यांकन अभी बाकी है। अज्ञेय के आत्मनिष्ठ व्यक्तित्ववाद और कलावाद के कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है। उपेंद्रनाथ अस्क क्या कहते हैं कि बाह्य सौंदर्य के बारे में क्या कहते हैं कि कभी कभी वह इतना सुंदर लगता है कि मैं सोचता हूँ औरत होता तो जरूर इसके चक्कर में फंसकर तबाह हो जाता। उपेंद्रनाथ अस्क का है लेखक के बारे में कथन। रामविलास शर्मा जी का क्या कथन है कि जो काम उनके पिता ने पुरातत्व क्षेत्र में किया, जमीन में शिलालेख मूर्तियों के निकालने का कार्य, वही काम आगे अंतिम वर्षों में अपने भारतीय अतीत के विशाल स्मृति प्रदेश में करना चाहते हैं। इतिहास की राख मिट्टी में दबे उन सब मील के पत्थरों को खोदकर बाहर निकालना जिन पर भारतीय संस्कृति के पड़ाव चिन्ह अंकित हैं। इम्पोर्टेंट है। रामविलास शर्मा जी का कथन है जो महत्वपूर्ण है। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। मैंने आपके यूनिट 10 पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है। जितना भी आपके सिलेबस में था उनके मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को यूनिट 10 में मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो अरे यायावर रहेगा याद में जितने भी आगे के जीवन परिचय से महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको मैंने कवर कराया, और अरे यायावर रहेगा याद से जितने भी कथन थे, लेखक के कथन थे और लेखक अन्य विद्वानों के जो मत थे उनको भी मैंने कवर करा दिया है। तो यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। मैंने यूनिट 10 पूरी की पूरी कंप्लीट करा दी। ये मेरा लास्ट वीडियो था यूनिट 10 का, मैंने पूरी यूनिट 10 कंप्लीट करा दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन करते जाइए, अच्छे से करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।